नमस्कार प्रिय भैयाओं। आज हम अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन का प्रकरण दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। विषय इतिहास, कक्षा कला, एकादशी। दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण के अध्ययन के लिए हम प्राचीन मंदिरों वाले शहरों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित शहरों के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम प्राचीन मेसोपोटामिया के शहरीकरण के परिचय के बारे में। कहा जाता है कि 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो है बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में से कुछ ने तो प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले में वे जो मंदिरों के चारों ओर और विकसित हुए, दूसरे वह शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष जो थे वो शाही शहर थे। यानी 3 प्रकार के शहरों की इसमें बात कही गई है। इसमें पहली 2 श्रेणियों के शहरों की हम आज चर्चा करेंगे। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थानों का पता जो है, अगर नहीं, जिसको अपन कह सकते हैं बाहर से आए लोग किन्हें कहेंगे, जिनके मूल स्थान का पता नहीं है, अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों और मंदिरों को बनाना या उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ ऐसा माना जाता है। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जिसे उर का चंद्र देवता था और इनामा जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। उस समय के साथ बड़े जो होते थे क्योंकि उनके खुले आंगनों में चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों में अलग अलग किस्म के हुआ करते थे। उन मंदिरों के बारे में हुआ करते थे क्योंकि मंदिर में किसी देवता का जो है घर ही होता है, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। ये मंदिरों की विशेषताएं थी और साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी, जिससे वह घर मंदिर दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलता था। अब हम चलते हैं प्राचीन मंदिरों वाले शहरों के बारे में। कह सकते हैं कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता है। यही होता है, कोई भी मंदिर, कोई भी स्थान, कोई भी धार्मिक स्थान, उसका एक केंद्र जो होता है वो क्या होता है? ईश्वर होता है, भगवान होता है, देवता होता है। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियां की परतें जमी हुई मिली है। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। लंबे समय आने से पर उपज को उत्पादित वस्तुओं के बदले की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं की जाती थी। घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियोक्ता, अनहल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और विवरण के लिखित अभिलेखों के पालन के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप क्या कर दिए? बढ़ा दिए। मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया, लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में क्या थे? अभी तक विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी का नाम है। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह जाता था तो फसलें डूबा दे देता, और कभी कभी ये धाराएं इतना अपना रास्ता बदल लेती थी, इससे खेती सूख भी जाती थी। जैसा कि पुरातत्व अभिलेखों से पता हमें चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते थे। यानी कई बार गांव उजड़ भी जाते थे और पुनः स्थापित भी किए जाते थे। जहाँ पानी होता था, पर्याप्त मात्रा में कृषि कार्य हो सकता था, तो वहाँ गांव बस जाते थे। जब पानी नहीं होता तो गांव उजड़ भी जाते। इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आकर खड़ी हो जाती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले जाते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे वाले गांव को पानी मिल ही नहीं पाता था।
ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद यानी मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वाले को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालिक देहातों यानी गाँव में जमीन और पानी के लिए कई बार क्या होते थे, झगड़े होते थे। इसका विवरण हम देखो, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार के प्रवेश द्वार हुआ था, भट्टी है और वेदिका है। वेदिका, भट्टी, प्रवेश द्वार दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन एक ज्ञात मंदिर, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का ये नक्शा है। उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा तो ये देखिए, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन, बाहर भीतरी मुख्य द्वार और उत्खनन यानी खुदाई करके ये चित्र जो है हमारे सामने दिखाया गया। इस चित्र के माध्यम से मंदिर के जो है यथास्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है राजा। राजा की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि राजा जो होता था, हम पारस्परिक हितों को, राजा जो होता था वो जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे और वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट के माल बांटकर खुश कर देते थे और हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इसी प्रकार वे अपने प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के कभी मुखिया नहीं रहे। अभी तक हमने राजा की बात नहीं की, हम उसका सामान्य सा परिचय कैसे बनते थे राजा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां क्या होने लगी, स्थापित हुई। इन समय विजेता मुखियाओं की कीमती भेंटों को देवताओं को अर्पित करना शुरू किया, जिससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता और बढ़ गई, क्योंकि वो जीत कर आते थे और उनसे जीते हुए जो होती थी उसका कुछ हिस्सा मंदिरों में भेंट किया जाता था। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवता और समुदायों को लाभ पहुंचा सके। मंदिर की धन संपदा के विवरण का और मंदिरों में आने जाने वाले वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन हो सके। जैसा कि हमने पढ़ा है, एन मैकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त होती है कि यह व्यवस्था ने राजा का ऊंचा स्थान दिलवाया और समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है राजा मुखिया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले राजा के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरक स्थान का नाम है। उरक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। हमें सशस्त्र वीरों और उससे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी खोजों से भी हमें जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि का विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव क्या हो गए, उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का क्या होने लगा, विस्थापन यानी दूसरे स्थान पर जाकर बसने लगे। उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से क्या हो चुका था, दोगुना। मोहनजोदड़ो जो था ना उससे भी दोगुना हो चुका था। यही उल्लेखनीय तथ्य है कि उरक नगर जो है की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर का मतलब होता है दीवार बना ली गई और उरक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। उसी दौरान 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वह बढ़कर कितना हो गया, 400 हेक्टेयर तक फैल गया। यानी उसका जो है क्षेत्रफल जो है आबादी बढ़ने लगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ना प्रारंभ हो गया। अभी ये चित्र हमको दिख रहा है, ये चित्र क्या है, ये चित्र देखो, चित्र को हम देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ मूर्तियां अंकित है जिसमें तीर चलाते हुए भाला लिए हुए। तो ये क्या है, सामने एक काले पत्थर के उत्कीर्ण शिलापट पर दाढ़ी वाले एक व्यक्ति का दोहरा चित्र दिखाया गया है। देखो दाढ़ी वाले एक व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है।
उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे यानी चोला जो हम पहन रखते हैं के निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में हम एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाणों से आक्रमण करते हुए दिखाया गया। देखो शेर के ऊपर धनुष बाणों से आक्रमण कर रहा है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व का ये चित्र माना गया है और स्लेट पत्थरों पर ये चित्र जो है अंकित उत्कीर्ण किया गया है। अब आता है एक और चित्र। ये चित्र देखो हमें क्या दिखा रहा है, कुछ मानव भाले के साथ खड़े हैं, कुछ तो एक बेलनाकार मुद्रा की छाप है। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व का ये चित्र है। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर की उत्कीर्ण शिलापट या स्लेट, दोनों में पोशाकें और केश शैली एक जैसी है। चित्र में जो हम देख रहे हैं 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। देखो एक आगे वो मुखिया खड़ा है, पीछे सैनिक खड़ा है, तीनों के बंधे हुए हैं और चौथा जो है वो क्या कर रहा है, वो जो हाथ जोड़कर उसे दया की भीख मांग रहा है। ये तो था उसके बारे में। अब आता है कीलाकर लिपि के बारे में हमने पढ़ा। तो कीलाकर लिपि का ये चित्र हमको सामने दिखाई दे रहा है जिसके अंदर इस प्रकार के जो हैं चित्र में पशु पक्षियों मानवीय आकृतियों के चित्र दिखाए गए। अब ये है क्या, देखो भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें हुआ करती थी जिन पर अंकित किए गए होते थे, चित्र अंकित किए हुए थे। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिद्र होते थे, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाकर इसको तैयार किया जाता था और इसी प्रकार इन चित्रों को बनाया जाता था। वे अंततः कुशल कारीगरों व उरे की जाती थी। उरे की यानी उसको उरे करना यानी उसको तैयार करना, उसको उत्कीर्ण करना, उसके बारे में। कभी कभी उसमें से ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम है, उसके इष्ट देव का नाम है, उसकी अपनी पद्धति स्थिति आदि है। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी की लिपि पोत कर उसके ऊपर मोहर घुमाई जाती थी जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर क्या हो सके, छप सके। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहरें लगाकर सुरक्षित रखा जाता था। जब इस मोहरों को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहरें उस पत्र को प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी और इसी प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन के नगरवासियों की भूमिका को क्या करती थी, दर्शाती थी। यह 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें और उसके छापे हैं और प्रत्येक छाप का विवरण दिया गया और इसके ऊपर कीला अक्षर लिपि से अंकित की गई है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी स्क्रीन पर कुछ गरकारी हमें नज़र आ रहा है, उसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर करना है।